सियासत में अंडे, जूते, गालम गलोच ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कश्मीर का सियासी कल्चर नहीं था। ये गंद कैसे पहुंचा कश्मीर की सियासत में, और अली अमीन गंडापुर क्या वाकई उनके खिलाफ जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो फितरी है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड? आप वो आज की वीडियो में सवाल से तफसीलात देंगे। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, कश्मीर की सियासत पर बात करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो 1970 में कश्मीर में जब इंतखाबात हुए तो तीन बड़ी जमातें जो इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल रहीं वो थी आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन लीग। इनके जो कायदीन थे उनमें सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, सरदार इब्राहिम और KH खुर्शीद जैसे लोग शामिल थे। ये वो पर्सनैलिटीज़ थी जो इन जमातों को लीड कर रही थी। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पॉलिटिकल कल्चर था उसमें पाकिस्तान की पार्टियों की इंटरफेरेंस आना शुरू होगी और मिड 80s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर बन गई। और उसके बाद सूरत हाल ये रही कि चूंकि पाकिस्तान में दो जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी तो बराह रास्त कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेती थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को समझा यह जाता था कि मुस्लिम लीग नून ही की आज़ाद कश्मीर में एक जमात है। और कश्मीर की सियासत में गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से जो एक बुरी बात थी वो ये थी कि वहाँ वफादारियाँ बदलने का रुझान बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जिस जमात की हुकूमत होती, कश्मीर में उसी जमात की हुकूमत आ जाती, और ये चीज़ सबको मालूम होती कि अब यही जमात हुकूमत में आने वाली है, इसीलिए लोग उस जमात में शामिल होना शुरू हो जाते थे। और यहाँ तक भी होता रहा कि चूँकि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो उनके तकरीबन 2 या 2.5 साल के बाद कश्मीर में इंतखाबात होते हैं। तो इससे पहले कि कश्मीर में इंतखाबात होते, लोग वफादारियाँ बदल कर पार्टी के अंदर जो इन हाउस तब्दीली है वो भी लाते रहे हैं, ऐसी भी तारीख रही है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आ गई सियासत में आज़ाद कश्मीर की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बन गई, और उसके बाद तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर भी बन गई। कश्मीर की जो हमने आपको बताई हिस्ट्री के 3 जमातें 1970 के इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल थी, बड़ी जमातें। और अब ये सूरत हाल है कि कश्मीर में इस वक्त 37 जमातें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के पास एनलिस्टेड हैं, और उसमें से 34 जमातें ऐसी हैं जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। और इसमें पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी जमातें हैं वो उनकी आज़ाद कश्मीर की ब्रांचेज शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक लबैक, तमाम जमातें ऐसी हैं जिनकी आज़ाद कश्मीर में ब्रांचेस बन चुकी हैं, और यही जमातें अब इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। तो यूँ आज़ाद कश्मीर में जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस है पाकिस्तान की सियासत की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है गुज़िश्ता कम अज़ कम 1 दहाई के दौरान। और अब ये सूरत हाल है कि कश्मीर की अपनी जो जमातें हैं, जो अब आखिरी जमात बची थी कश्मीर की रियासती जमात जिसे कहा जाता था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और अब उसकी जो नशिस्तें हैं वो महदूद होकर तकरीबन 1 या 2 तक रह गई हैं। अब इस बार जो कश्मीर में सियासी मुहिम शुरू हुई तो उसमें वही रंग नज़र आया जो कि पाकिस्तान की सियासी मुहिम में नज़र आ रहा था कि जारहाना तकरीरें तो होती हैं जलसों में, लेकिन तनकीद उस हद तक की गई कि लोग उसको मायूब और बुरा समझने लगे। बात सबसे पहले करते हैं अली अमीन गंडापुर की कि वो आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको लीड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने कई बार उनको नोटिस किए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी जो हदायत की, लेकिन अली अमीन गंडापुर वहाँ मौजूद हैं, पैसे भी बांट रहे हैं और पैसे देने का लालच भी दे रहे हैं। ऐसी तकारीर उनके सामने आई हैं जिसमें उन्होंने लालच दिया है कि वो एक वोट के बदले में इतनी रकम जो है वो तरक्याती फ़ंड की सूरत में देंगे। तो इस तरह की सूरत हाल के बाद यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर की जो फ़िज़ा है उसमें एक इंतहाई जो आप कह सकते हैं कि जारहानापन आ चुका है। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ वहाँ मौजूद हैं, वो जलसों से खिताब कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जलसों से खिताब कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से हम आपको बताएं कि उन्होंने जो कुछ तकारीर वहाँ पे की, इंतहाई उन पर एतराज़ आया। पाकिस्तान में भी उनके क्लिप शेयर हुए और लोगों ने बहुत उनको तनकीद का निशाना बनाया। बाकी जमातें भी कर रही हैं तनकीद, लेकिन अली अमीन गंडापुर के अल्फाज ऐसे थे जो कि काबिल मजम्मत करार दिए गए और सब ने उनकी मजम्मत भी की, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पॉलिटिकल कैंपेन जो थी उसको रन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक DI खान से है और वो मौलाना फजलुर रहमान के मद्दे मुकाबिल जो इंतखाब में हिस्सा लिया था उन्होंने और उनको शिकस्त दी थी। अब अली अमीन गंडापुर को वज़ीर अमूर कश्मीर कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी कश्मीर के हवाले से, तो उस हवाले से हमें जो हमारी इत्तलात हैं कि उनको वज़ारत अमूर कश्मीर सिर्फ इसलिए दी गई
کہ ان کے مد مقابل مولانا فضل الرحمان ایک طویل عرصے تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے تھے اور کشمیر کے امور کو دیکھ رہے تھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے، تو ان کو ان کی مخالفت میں وزارت امور کشمیر دی گئی۔ اب وزارت امور کشمیر تو چلے مل گئی آپ کو، لیکن اس کے بعد کشمیر کو سمجھنا، اس کی سیاست کو سمجھنا انتہائی ضروری تھا، جو کہ شاید علی امین گنڈا پور نے نہیں کیا۔ کشمیر کی سیاست میں ایک روایت ہے، کچھ روایات ہیں کشمیر کی سیاست میں، اور اس کے مطابق سینئر جو ہیں ان کا احترام ہوتا ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، کسی حد تک تنقید ہوتی ہے، بڑی حد تک تنقید ہوتی ہے، لیکن امیدوار اس قابل رہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مل سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں اور ایک دوسرے کی بات سن سکیں۔ لیکن اب جو کلچر وہاں پر ڈیولپ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد صورتحال ایسی رہے گی کہ یہ جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے کے منہ لگنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ہماری کشمیر میں لوگوں سے بات ہوئی، ووٹر سے بات ہوئی، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی، تو وہ ان سے اتنے مطمئن خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا رویہ جو ان کا ایک رہا ہے امیدواروں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ، وہ بھی مناسب نہیں تھا، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا جو ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کا بات کرنے کا طریقہ کار ہے، اسے لوگوں میں پذیرائی نہیں مل رہی۔ پی ٹی آئی کے جو اپنے امیدوار ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور مناسب شخصیت نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کی کمپین کو لیڈ کریں۔ اب بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کو جو ان پہ جوتا اچھالا گیا یا ان کی گاڑی پر انڈے اور پتھر پھینکے گئے، تو یہ کلچر یقینی طور پر اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ سب اس کی مذمت کرتے ہیں، سب اس کی مذمت کریں گے اور سب کو اس کی مذمت کرنی بھی چاہیے۔ لیکن ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ ریئیکشن تھا، یہ کیا فطری تھا یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا؟ تو ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا وہاں پر جس علاقے میں یہ ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تھے، اور وہ نوجوان تھے جو کہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا سیاسی کلچر خراب ہو رہا ہے، اور کشمیر میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے، کسی بھی قیادت کے خلاف اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کا ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ کبھی بھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ موٹیویٹ نہیں کرتی لوگوں کو کہ وہ کسی پر پتھراؤ کریں، کسی پر انڈے پھینکیں یا اس قسم کی تنقید کریں۔ تنقید الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، تنقید پارلیمانی انداز میں ہوتی ہے، اور تنقید وہ ہوتی ہے جو کہ گھروں میں بھی لوگ سن سکیں اور اس میں کوئی وزن ہو، بلکہ اس کو لوگ انڈرسٹینڈ کریں، اس میں دیکھیں کہ اس تنقید میں کتنا وزن ہے، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ تو دوستو، کشمیر کی سیاست کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ سیاست کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہنچ گئی۔ تو جو پولیٹیکل کمپین تمام جو لیڈران ہیں چلا رہے ہیں، اس کو یقینی طور پر کشمیر کا ووٹر دیکھے گا اور اس کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس طرف جانا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کے سیاسی کلچر کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔